तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है सेंट्रल ऑर्बिट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशंस को समझते हैं। सपोज़ ओ मेरे पास जो है वो एक फिक्स पॉइंट है और पी जो है वो किसी पार्टिकल की पोजीशन है। इस पार्टिकल पी के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है, अगर उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही इस फिक्स पॉइंट ओ की तरफ हो, तो ये पार्टिकल जिस पाथ को डिस्क्राइब करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है पी, इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है उसकी जो डायरेक्शन है, अगर वो हमेशा इस फिक्स पॉइंट ओ की तरफ रहे, तो इस पार्टिकल से जो पाथ, जो कर्व बनेगी, उस कर्व का नाम है, उस पाथ का नाम है सेंट्रल ऑर्बिट। तो हम इसको मैथमेटिकली जो है ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इफ ए पार्टिकल if a particle is moving under the action of a force, which is always directed towards a fixed point, then the path described by the particle is called central orbit। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल फोर्स की। सेंट्रल फोर्स मेरे पास क्या है? इफ द line of action of a force is always directed towards a fixed point, then the force is called सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है, अगर उसकी जो डायरेक्शन है हमेशा ही एक फिक्स पॉइंट की तरफ हो, तो इस फोर्स का जो नाम है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स डिफाइन करने के बाद जो है हम अपने सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशंस को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग under the action of a central force, then the path of P is called central ऑर्बिट। तो सेंट्रल फोर्स
को डिफाइन करने के बाद जो है हम सेंट्रल ऑर्बिट की डेफिनेशंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में देखते हैं कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो हमेशा ही एक प्लेन कर्व फॉर्म करता है। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज ए प्लेन कर्व। तो मैंने क्या किया, सपोज ओ मैंने क्या है एक फिक्स पॉइंट ले लिया और पी जो है वो पार्टिकल की पोजीशन ले ली, सपोज पी विद द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने आर मान लिया, आर वेक्टर मान लिया। सो हम यहाँ ये बात अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है P, इसके ऊपर जो फोर्स लगी हुई है उसकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज टुवर्ड्स दिस फिक्स पॉइंट O, और यू कैन से दैट दिस पार्टिकल P इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगी हुई है उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही O पॉइंट की तरफ है, यानी कि फिक्स पॉइंट O की तरफ है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो मेरे पास जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, फोर्स ये मेरे पास वेक्टर है, एक्सेलरेशन मेरे पास वेक्टर है। तो यहाँ से देखो फोर्स की जो डायरेक्शन है और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम हैं। यहाँ से तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अब यहाँ से मुझे पता है कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो या तो OP के अलोंग है या फिर PO के अलोंग है। तो और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी मेरे पास OP के अलोंग ही होगी। इट मीन्स दैट OP वेक्टर एंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वेक्टर मेरे पास बनेगा d2r ओवर dt स्क्वायर। ये OP वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर दो वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हों, अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में पैरेलल हों तो इनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होगी। इसका मतलब ये है दिस इम्प्लाइज OP क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर, इन दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी। लेकिन OP वेक्टर मेरे पास क्या है, वो तो है r, तो इसका मतलब है r क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। अब यहाँ से r क्रॉस d2r ओवर dt स्क्वायर, अगर इसमें मैं dr ओवर dt क्रॉस dr ओवर dt ये ऐड कर दूँ, क्योंकि ये तो मेरे पास जो है वो 0 है, तो इसमें 0 ऐड करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे पास, तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इकट्ठा करके कैसे लिखा जा सकता है, इन दोनों को इकट्ठा करके लिखा जा सकता है d ओवर dt ऑफ r क्रॉस dr ओवर dt, यानी कि r क्रॉस dr ओवर dt का अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो हमारे पास यही आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0।
अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो तो वो मेरे पास कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो r क्रॉस dr/dt ये मेरे पास जो है वो कांस्टेंट आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं निकालता हूँ r.h मीन्स r.h की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे। h मेरे पास है r क्रॉस dr/dt। अब देखो ये मेरे पास बन गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ r एंड dr/dt। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाए तो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से मेरे पास ये निकला r.h इज इक्वल टू 0। अब s तो मेरे पास जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये तो मेरे पास जो है वो फिक्स्ड है। अगर मैं h वेक्टर को अगर मैं z एक्सिस के अलोंग तो h को ले लूँ तो ये जो r वेक्टर है ये h के परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 आ जाए तो वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। इसका मतलब है जो h के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा r वो हमारा कहाँ होगा, xy प्लेन में। तो r जो वेक्टर है वो मेरा होगा xy प्लेन में। तो इसका मतलब ये है कि r जो है वो मूविंग पॉइंट है। तो r वेक्टर जो है वो किस प्लेन में मूव करेगा, r वेक्टर जो है वो xy प्लेन में ही मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही h के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इसका मतलब है r के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, r जो है वो सिर्फ xy प्लेन में ही मूव करेगा। तो अगर r xy प्लेन में ही मूव करेगा तो ये हमेशा जो है वो एक प्लेन कर्व ही फॉर्म कर पाएगा। हैंस यहाँ से मेरे पास प्रूव हो जाता है, हैंस सेंट्रल ऑर्बिट इज ए प्लेन कर्व। तो इस आर्टिकल में हमने ये प्रूव किया कि जो सेंट्रल ऑर्बिट होता है वो हमेशा ही एक प्लेन कर्व